हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट की एजेंडा डिस्कस करेंगे जो कि मेटल और एयर से रिलेटेड होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जब मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है। बेसिकली ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो एक मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और साथ ही साथ इस सेशन में हम ब्लैक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अल्कलीज, एनोडाइजिंग और कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर देना चाहता हूँ जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत ही क्लियर और ईजी समझ में आएंगे। कभी भी आप मेटल और ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उनका एंड प्रोडक्ट हमेशा मेटल ऑक्साइड होगा। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स combined with oxygen to form metal oxide। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि रिएक्शन किसी स्पेसिफिक कंडीशन या सिनेरियो में ही पॉसिबल होता है। तो कभी भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन या कभी भी कोई भी केमिकल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि वो किस स्पेसिफिक कंडीशन या सिनेरियो में हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको किसी केमिकल इक्वेशन या किसी केमिकल एग्जाम्पल से भी समझते हैं ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाए कि जब भी मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए दो केमिकल इक्वेशन यूज़ किए हैं और दोनों ही मैंने आपको ये दिखाया है कि जब मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आता है तो वो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ ये दोनों केमिकल इक्वेशन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे एग्ज़ाम में ब्लैक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को रेफ़र करके आपसे कोई क्वेश्चन या केमिकल इक्वेशन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ज़रूर से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लें। अगर नहीं आता है तो कुछ एग्जिस्टिंग वीडियोज़ को रेफ़र करें या अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करें और उसे ज़रूर समझें क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगी जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम अपने पहले एग्जाम्स में देख पा रहे हैं, हम यहाँ बेसिकली कॉपर और ऑक्सीजन को कंबाइन होते हुए देख रहे हैं और उसका रिज़ल्ट कॉपर टू ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें साफ इंडिकेट हो रहा है कि जब कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। और इस केमिकल इक्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉपर को हम एक्सप्लिसिटली हीट कर रहे हैं ताकि वो एयर से रिएक्ट करे या ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और हमें कॉपर टू ऑक्साइड मिले जिसे हम ब्लैक ऑक्साइड से भी रेफ़र करते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी क्या हो रहा है कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं ताकि हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिले। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि दूसरे केमिकल इक्वेशन हम सिंपली क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेटल ऑक्साइड समझ में आ गया होगा और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। चलिए अब हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की और बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या हैं और हमें इन्हें क्यों पढ़ना है। देखिए, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, पर एट द सेम टाइम कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बेसिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं यानी एसिड और बेस, और हमारे केस में वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं जिनका एंड रिजल्ट सॉल्ट और वाटर होता है। आपको ये बेहतर समझाने के लिए मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड और बेस के साथ दो केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट किया है जिससे आप ये कंक्लूड कर पाएँ कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस से रिएक्ट करेगा तो वह एक्चुअली में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा यानी उनका एंड प्रोडक्ट एक सॉल्ट और दूसरा वाटर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अल्कलीज की करते हैं।
देखिए, इन जनरल मेटल ऑक्साइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, विच मीन्स मेटल ऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व या सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो पानी के साथ घुल जाते हैं वो अल्कलाइज फॉर्म करते हैं। ऐसे दो कॉमन मेटल ऑक्साइड हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। मैंने नीचे दो केमिकल इक्वेशन आपको दिए हैं जिसमें हम ये साफ देख सकते हैं, जब सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ मिक्स किए जा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली एक अल्कलाइज फॉर्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्कलाइज के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम एनोडाइजिंग की बात करेंगे और ये समझेंगे कि हमें इसे जानना क्यों ज़रूरी है। हम इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी नॉलेज और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको एनोडाइजिंग लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, बल्कि एक समरी बताऊंगा जिससे आपको उसको याद रखने में बहुत आसानी होगी। देखिए, जब भी एल्युमिनियम को ओपन एयर में एक्सपोज किया जाएगा तो वो एक थिन ऑक्साइड लेयर बनाएगा, और जब ये ऑक्साइड लेयर थिक हो जाएगी, इसी प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और एनोडाइजिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये एल्युमिनियम को कोरोजन से बचाता है ताकि फर्दर कोरोजन ना हो पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ की इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। मैंने कुछ की पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हैं जो कि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स पे आपको देखने को मिले। लाइन बाय लाइन जाने के बजाय मैं आपको ये सारे पॉइंट एक समरी में बताऊंगा, जिससे आपको ये बातें बहुत लंबे समय तक याद तो रहेंगी ही, साथ ही साथ आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। चलिए इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं क्लास 10th में 10 बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या 10 के 10 बच्चों का बिहेवियर एक जैसा हो सकता है? तो शायद नहीं। अगर मैं उन 10 बच्चों की मार्कशीट देखूँ, क्या सारे 10 के 10 बच्चों के नंबर्स एक ही आ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ठीक इसी तरीके से हर एक मेटल का अपना एक स्पेसिफिक बिहेवियर हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि सारे मेटल या सारे मेटल जितने भी आप पढ़ रहे हैं, सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर तो होगा ही होगा, पर हर एक मेटल के साथ कोई यूनिक एट्रीब्यूट या कोई एक यूनिक बिहेवियर भी ज़रूर होगा। जैसे हर एक बच्चे के साथ क्लास में एक यूनिक बिहेवियर और यूनिक एट्रीब्यूट ज़रूर होता है, इवन इफ वो एक ही क्लास में पढ़ रहा है या बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से मेटल का भी बिहेवियर कॉमन तो होगा, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन या कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में उसका यूनिक बिहेवियर भी हो सकता है। देखिए, मेटल के साथ हमें दो चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। पहला कि मेटल खुद से रिएक्ट ना करें, जब हम चाहें तब रिएक्ट करें। सेकंड, मेटल ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचे रहें। और ऐसे दो मेटल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हाईली रिएक्टिव हैं, जिन्हें हमें बचाना है कि वो खुद से रिएक्ट ना करें। वो हैं पोटेशियम और सोडियम। ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं या इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इनका रिएक्शन को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। साथ ही साथ मेटल्स को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाने के लिए उन्हें एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर करते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचे रहें। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इवन इफ टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाए या स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ भी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में और आसानी होगी। थैंक यू।